नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल एके एजुकेशन VNS.02 में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? ऑप्शन अ, प्लेग की चुड़ैल, ब, बुद्धू का कांटा, स, सुखमय जीवन, उसने कहा था। तो उसने कहा था भी ये नहीं होगा, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। सुखमय जीवन भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बुद्धू का कांटा भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। प्लेग की चुड़ैल के लेखक हैं मास्टर भगवान दास। मास्टर भगवान दास। तो पहले प्रश्न का विकल्प अ, ऑप्शन अ सही होगा। प्लेग की चुड़ैल उनकी रचना नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, बेजेंतो क्रोचे किस देश के निवासी हैं? ऑप्शन अ है सोवियत रूस, ब दक्षिण अफ्रीका, स फ्रांस, द इटली। हमने पढ़ा है बेजेंतो क्रोचे अभिव्यंजनवाद के प्रवर्तक हैं। बेजेंतो क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक हैं और क्रोचे का अभिव्यंजनवाद कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास है। तो और वो कहाँ के रहने वाले थे? बेजेंतो क्रोचे इटली के रहने वाले थे। तो ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं, प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पंडित श्रीधर पाठक का निम्नलिखित काव्यांश किस छंद में है? बारी फुहार भरे बदरा, सोई सोहत कुंजर से मतवारे, बिजुरी ज्योति धुजा फहरे, घन गर्जन शब्द सोई हैं नगारे, रोर को घोर को और न छोर, नरेशन सी की छटा छवि धारे, कामिन के मन को प्रिय पावस, आओ प्रिय नव मोहिनी डारे। ये पहला ऑप्शन हमारे सामने है चौपाई, दूसरा है सरोठा, स है कुंडलिया, द है सवैया। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से ध्यान से पढ़िए। चौपाई क्या है? चौपाई में क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं चौपाई में पहले 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु होता है। हो गया चौपाई। सरोठा क्या है? सरोठा मात्रिक छंद है और यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में द्वितीय तथा चतुर्थ में कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में एक गुरु और लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। ये हो गया सरोठा। कुंडलिया में क्या होता है? कुंडलिया दोहा और रुला के संयोग से बना छंद है। इस छंद में 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं कुंडलिया में तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कुंडलिया के पहले 2 चरण दोहा तथा शेष 4 चरण जो होते हैं रोला से बने होते हैं। यह कुंडलिया का संबंध हो गया। अंतिम है हमारे सामने द सवैया। वार्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। वार्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जात छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। तो ऊपर की जो पंक्तियां हैं, काव्यांश जो है वो कौन से छंद में है? वो सवैया में है। ऑप्शन नंबर द सही होगा, इसका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है चौथा नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर पहला हमारे सामने है कुरुक्षेत्र, दूसरा है उर्वशी, तीसरा स है प्रणभंग, द है रेणुका। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना इनमें से कौन है दिए गए विकल्पों में से? तो रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। मृत्यु उनकी कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। कुरुक्षेत्र का कब हुआ था प्रकाशन? 1946 में। उर्वशी 1961, प्राणभंग 1929, रेणुका 1935। तो ऑप्शन स प्राणभंग जो है, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना इनमें से दिए गए विकल्पों में से स होगा, प्राणभंग। आगे तो बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, और मैंने झुककर कहा हाँ भाई मैं भी पिता हूँ, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना ये किसको नहीं भाएंगी, नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ। ऊपर की पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? पहला ऑप्शन हमारे सामने है नागार्जुन, दूसरा है बाल मुकुंद गुप्त,
स है नरेंद्र शर्मा और द है त्रिलोचन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो पंक्तियां हैं, ये कविता है गुलाबी गुलाबी चूड़ियां, गुलाबी चूड़ियां हैं और उस और ये नागार्जुन जी की हैं, रचना है गुलाबी चूड़ियां। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी। इस कविता में भाव है कि बसों के चालक केवल क्रूर और कठोर ही नहीं होते हैं, उन्हें भी अपने बच्चों के प्रति ममता होती है, वे बच्चों की खुशी को सदा अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं। तो ये गुलाबी चूड़िया की पंक्ति से ली गई पंक्तियां हैं और नागार्जुन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर अ सही होगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, त्रिलोचन, ब निराला, स नागार्जुन, द नरेंद्र शर्मा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई कविता भिक्षुक भिक्षुक से ली गई है, भिक्षुक से लिया गया है। इसकी शुरू की जो पंक्तियां हैं, वो आता दो टू कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर है, एक चल रहा लपुटिया टेक, उसी कविता की पंक्तियां हैं, उसी में से ली गई पंक्तियां हैं। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना भिक्षुक से ली गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस काव्य धारा को सौंदर्य की चित्रशाला कहा जाता है? छायावादी, सूफी काव्य धारा, प्रगतिवादी, नई कविता, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? हमने पढ़ा था पहले, छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदात्त एवं विशाल है, उनमें मानव प्राकृत एवं भावों की गहराई समाहित है, कल्पना सौंदर्य को मुखरित करती है, छायावाद सौंदर्य की चित्रशाला है जिसमें मानव सौंदर्य सर्वोच्च स्वर पर प्रतिष्ठित है, जैसे कि सुंदर है सुमन विहंग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो इस प्रश्न का जो 7 नंबर है, इसका ऑप्शन नंबर ए छायावादी सही ऑप्शन है। किस काव्यधारा को सौंदर्य की चित्रशाला कहा जाता है? तो छायावादी, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लोक भाषा विकास क्रम में अपभ्रंशों का विकास किस काल में हुआ? 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व, 100 ईस्वी से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से अभी तक। अब चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? लोक भाषा विकास क्रम में अपभ्रंशों का विकास किस काल में हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 500 से 1000 ईस्वी होगा इसका सही उत्तर। लोक भाषा विकास क्रम में प्रथम अवस्था 500 ईस्वी पूर्व से ईस्वी सन के प्रारंभ तक में पाली तथा शिलालेखी प्राकृत भाषाओं का जन्म हुआ। तत्पश्चात दूसरी अवस्था ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईस्वी तक में अन्य प्राकृतिक भाषाओं तथा तीसरी अवस्था जो है 500 से 1000 ईस्वी तक में अपभ्रंशों का विकास हुआ। 500 से 1000 ईस्वी तक में अपभ्रंशों का विकास हुआ। तो 500 से 1000 इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रयोगवादी रचना संग्रह तार सप्तक में यह उक्ति किस कवि की है? जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी इससे बड़ा तू दिख। हमारे पास 4 ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण और एग। तो इनमें से ऑप्शन नंबर अ भवानी प्रसाद मिश्र होगा। एक उनकी कविता है कवि शीर्षक, उसमें से ये पंक्तियां ली गई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 29 मार्च 1913 को हुआ था, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर में हुई थी। कविता संग्रह बुनी हुई रस्सी के लिए, रस्सी जो 1972 में प्रकाशित हुई थी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका जो प्रथम काव्य संकलन है वो है गीत फरोश जो है इनका प्रथम काव्य संकलन है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिपोर्ताज अखबारी लेखन है, लेकिन दूसरी अखबारी सामग्री से यह इसलिए भिन्न है कि इसमें तथ्यों की रचनात्मक एवं असरदार अभिव्यक्ति होती है। इस विद्या का वास्तविक विकास सन 1936 के आसपास खाली स्थान के समय हुआ था। हिंदी गद्य की यह एक नवीन विद्या है।
तो इसके इस प्रश्न के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पहले विश्व युद्ध, दूसरा ऑप्शन है दूसरे विश्व युद्ध, तीसरा ऑप्शन है रूस क्रांति और द है भारतीय स्वाधीनता संग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन होगा ब, दूसरे विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध होगा ब ऑप्शन इसका सही होगा। अब रिपोर्टाज क्या है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है ये रिपोर्टाज। विश्व में रिपोर्टाज के जनक रूसी साहित्यकार एलिया एहरेनबर्ग हैं। एहरेनबर्ग हैं इनके दुनिया में। और हिंदी में रिपोर्टाज के जनक किसको माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को। शिवदान सिंह चौहान। पंत की पत्रिका 1938 में लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज प्रकाशित जो हुआ था कौन सा था? लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा 1938। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रिपोर्टाज में खाली स्थान का नाम उल्लेखनीय है। उनके रिपोर्टाज घटना प्रधान है। उनकी इस तरह की कृतियां स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार और बंगाल का अकाल है। इनमें स्वराज्य भवन का प्रकाशन सन 1946 में हंस पत्रिका में हुआ था। यह उनका अच्छा उत्कृष्ट रिपोर्टाज है। तो इस प्रश्न के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। रंगे राघव, उपेंद्र नाथ अस्क, प्रकाश चंद्र गुप्त और द है प्रेमचंद्र। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी व्याकरण से लिया गया है। किस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो हमने पहले पढ़ा है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वे सब सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह सब तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अव्यय का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी संबंध बोधक, सी समुच्चय बोधक, डी संज्ञा विशेषण। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है, समुच्चय बोधक भी है, संबंध बोधक भी है, संज्ञा विशेषण नहीं है, डी नहीं है इसमें, तो इसका आंसर डी होगा। और इन तीनों के अलावा एक निपात और विस्मयात बोधक होता है। तो कुल 5 भेद होते हैं अव्यय के, इसमें से डी होगा। संज्ञा विशेषण जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, अर्थ की दृष्टि से वाक्य क्या है? 4 ऑप्शन है। संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक और प्रश्नवाचक। तो अरे विस्मयकारी शब्द है, जो ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी होगा कि अरे पहले ही इसमें विस्मयकारी शब्द है, तो सीधे सीधे विस्मयवाचक इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल तो हमने बहुत बार पढ़ा है। डिंगल और पिंगल क्या है? तो ऑप्शन हमारे सामने है शब्द शक्तियां, काव्य रूप, शैली और भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रसो काव्य परंपरा में भाषा के 2 रूप मिलते हैं, डिंगल और पिंगल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, कलहप्पा कौन है? ए है हमारे पास नाथ कवि, बी है सिद्ध कवि, सी है जैन कवि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, यह है सिद्ध कवि। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। राहुल संकीर्त्यानंद और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? 84। और अभी तक केवल 14 सिद्धों की रचनाएं ही उपलब्ध है। हमारे पास जो उपलब्ध रचनाएं हैं 14 सिद्धों की हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, संधा भाषा का प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? संधा भाषा का प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो ए सिद्ध साहित्य, बी नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, सी जैन साहित्य और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य होगा इसका। नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी। संधा भाषा का प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में हुआ है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख काव्य धारा है जिसका प्रणयन नाथों ने किया है। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का ही एक क्या है? विकसित रूप है, जिसमें बौद्ध परंपरा के साथ साथ शैव मत के कुछ विचारों को स्वीकार किया गया है। तो ये रहा कुछ तथ्य। आगे बढ़ते हैं। प्राकृत का पाणिनि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वयंभू, बी हेमचंद्र, सी सारंगधर और डी जिनदंत सूरी। तो हेमचंद्र जैन कवि थे और अपनी विद्या और पांडित्य के कारण अत्यंत विख्यात थे, तो हेमचंद्र होगा इसका करेक्ट
जो ऑप्शन होगा हेमचंद्र होगा। प्राकृतिक का प्राणी किसका भी कहा जाता है? तो हेमचंद्र को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अब इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल और स्वयंभू। तो इसका ऑप्शन होगा डी, स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू ने पौमचरियु की रचना की है, पद्मचरित। पौमचरियु जो है रामचरित पर आधारित जैन रामायण है। इस रचना के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ले कृपया और सब्सक्राइब करें ताकि हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।